मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 का पहला चैप्टर चालू करने जा रहे हैं रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। 9th क्लास में आप लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा। नंबर सिस्टम में आपको काफ़ी कुछ बताया गया होगा कि मैथ्स के जितने भी नंबर्स हैं उनको हमने कैसे कैटेगराइज कैसे किया है, किसी कैटेगरी में उनको हमने डाला है। तो थोड़ा सा एक रिकॉल करेंगे उस चीज़ को और उसके बाद अपने चैप्टर को आगे चालू करेंगे। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो 9th वालों के लिए भी जानना जरूरी है और जिनको नहीं पता है उनको रियल नंबर चालू करने से पहले रियल नंबर का पता होना चाहिए कि रियल नंबर क्या चीज़ है। ठीक है, चालू करिए। बेटा बहुत फास्ट जाऊँगा इसमें क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सिर्फ समझाने के लिए। बेटा मैथ्स में जितने भी नंबर है सबको मिला के नंबर सिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं उनको सबसे पहले दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक रियल नंबर जो कि अभी हम पढ़ने वाले, और दूसरा इमेजिनरी नंबर जो कि हम 11th क्लास में जिसके बारे में चाहते हैं। क्योंकि इसको डिटेल में पढ़ना है तो इसको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ एक्चुअली में क्या चीज़ है। यहाँ वर्ड आ रहा है इमेजिनरी। इमेजिनरी आप सबको भी पता है कि जो चीज़ एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती है हम उसको इमेजिन करते हैं, उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि हमने -3 का स्क्वायर अगर कर रहे हैं तो कितना आता है 9, एंड 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 9। यानी किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तभी वो पॉजिटिव आएगा, किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तभी वो पॉजिटिव आएगा। दैट मीन्स ये चीज हमें क्या बताता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इमेजिनरी नंबर क्या होंगे? अगर किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ जाए, किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ जाए, या फिर अगर मैं इसको लोकल लैंग्वेज में या देशी भाषा में या बच्चों को समझाने के लिए अगर बोलूं कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया, रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं बेटा? इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। ठीक है, ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इमेजिनरी नंबर समझना आता है क्या होता है वो आपको बता दिया है। ठीक, फोकस सारा यहाँ पे रहेगा क्योंकि चैप्टर यही है। अभी भी जो है रियल नंबर बताने जाऊंगा उसका आपके चैप्टर से भी उतना लिंक नहीं है जो भी चीज बताऊंगा, लेकिन एक रिकॉल कराना जरूरी है 9th क्लास का, वो एक बार देखिए। रियल नंबर किसको बोलते हैं? रियल नंबर 9th पे पढ़ा होगा, ऐसे नंबर जिनको नंबर लाइन पे प्लॉट किया जा सकता है। चलो कुछ बातें करते हैं, कौन से नंबर को आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो। मैं छोटी क्लास से चालू करूंगा। जब शुरू में आपने छोटी छोटी क्लासेस में इस चीज को किया था, सबसे पहले आपसे 2, 3 ये नंबर प्लॉट कराए गए थे। जैसे थोड़ी बड़ी क्लास में आए तो आपसे बचपन में प्लॉट कराया गया 2.5 प्लॉट करो, 2.7 प्लॉट करो। फिर उसके बाद आपको बोला गया और बड़ी क्लास में 8 क्लासेस में उन्होंने बोला आपको 2/5 प्लॉट करना है, वो भी आप लोगों ने कर लिया। 9th क्लास में आते आते उन्होंने आपको √5, √7 भी प्लॉट करवा दिया। तो बच्चों एक चीज तुमने नोटिस करी कि जितने नंबर अभी तक तुमने देखे हैं तुम वो सारे उस तरीके के सारे नंबर तुम प्लॉट कर चुके हो। यानी अभी तक जितने नंबर तुम जानते हो वो सारे के सारे नंबर किस कैटेगरी में आते हैं? रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि आपने सारे नंबर प्लॉट कर रखे हैं। तो जिन नंबर को प्लॉट किया जा सकता है वो सारे नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर को दो पार्ट में बांटा, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ये जो चीज है ये भी बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ी हुई है। 8th क्लास से पढ़ रहे हैं, 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में आते आते सीख जाते हैं। फिर भी बता देता हूँ। रेशनल नंबर आप किसको बोलेंगे बेटा? ऐसे नंबर्स जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि जो p/q के फॉर्म में नहीं होता, ऐसा नहीं बोल रहा। बात ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो p/q की फॉर्म में बहुत से नंबर है, लाइक एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, एक एग्जाम्पल से समझा सकता हूँ। ये मैंने 2 लिखा तो किसी ने मुझे बोला कि सर ये p/q की फॉर्म में नहीं है, बट इट इज अ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसको मैं 2/1 लिख सकता हूँ। इसलिए सही डेफिनेशन ये है, नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। इस चीज का खास ध्यान रखें। तो p/q की फॉर्म में मैं इसको लिख पाया, तो हम ये मत देखना कि नंबर p/q की फॉर्म में है या नहीं है। तो आपको ये देखना है कि वो p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो रेशनल नंबर कौन से नंबर कहलाएंगे? नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। एक चीज और देखें, p/q की फॉर्म। मैथ्स में हम जानते हैं q नेवर इक्वल्स टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता, क्योंकि मैथ्स में डिनोमिनेटर 0 डिफाइन नहीं है। एक चीज और ध्यान रखने वाली बेटा जो है वो क्या है?
P and Q should be integers, इनका इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इरेशनल की बात करूं तो इरेशनल की सीधी सी बात है विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q, जिनको P by Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ये बेटा यहाँ पे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है और वो समझाना चाहूंगा, क्योंकि बच्चों ने काफी बार पूछा भी शुरू में जब पढ़ते हैं, तो वैसी बात है जब डाउट्स आएंगे तो क्लियर करेंगे तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। इस वाली चीज को किसी बच्चे ने पकड़ लिया, सर P by Q की फॉर्म में लिखना, P by Q की फॉर्म में लिखना, P by Q की फॉर्म में लिखना, ठीक है। तो किसी बच्चे ने बोल दिया कि सर ये लीजिए √3 और मैं इसको √3/1 लिख सकता हूँ। तो उसने बोला कि सर मैं इसको P by Q की फॉर्म में लिख पाया। बेटा उसकी बात बिल्कुल सही, लेकिन मैंने इसलिए एक चीज और यहाँ पे बताई है, P and Q should be इंटीजर। तो अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं, इसलिए ये रेशनल की कैटेगरी में नहीं आता, ये इरेशनल की कैटेगरी में आता है। इस चीज का ध्यान रखें। थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर समझ में आ गया होगा आप लोगों को। रेशनल नंबर को फिर अगर फर्दर कैटेगरी में बात करें तो इसमें बेटा कोई 2 पार्ट में डिवाइड करता है, कोई 3 पार्ट में डिवाइड करता है, समझाने वाली बात है। तो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से बता रहा हूँ। एक मैंने लिया इंटीजर्स, एक लिया मैंने फ्रैक्शंस, एक लिया मैंने डेसिमल्स। इन तीनों कैटेगरी में लेने का क्या डिसीजन था या क्या रीजन था मेरा, वो इसलिए क्योंकि नंबर को हम क्या देखते हैं, या तो वो प्योर फॉर्म में होगा लाइक इंटीजर्स प्लस माइनस के साथ होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होल नंबर में है 2 है 3 है -2 है -3। फ्रैक्शन में अपॉन वाले नंबर सारे अपन ले लेते हैं भाई, 2/3 7/9 -8/11। डेसिमल में सारे नंबर आते हैं, 3.14 हो गया हमारा, 1.7 कुछ भी ले सकते हैं करके। तो जितने नंबर मुझे दिखते हैं ज्यादातर वो यही है, ठीक है। तो ये सारे के सारे नंबर किस कैटेगरी में आते हैं, रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। फिर इंटीजर्स को आप डिवाइड कर सकते हो किसमें, होल नंबर में, एंड होल नंबर से फिर नेचुरल नंबर, ठीक है। इस चीज को ध्यान से समझे। ये मैंने लिखा इंटीजर्स के नीचे होल नंबर, होल नंबर के नीचे मैंने क्या लिखा, नेचुरल नंबर। ऐसा क्यों बेटा, ये चार्ट बनाने का एक रीजन ये था, या समझाने का ये था कि अब मैं इसको चलाऊंगा, इस चार्ट को एक फ्लो चार्ट की तरह चलाऊंगा, देखना बेटा। इनके बारे में नहीं बताऊंगा, ये सब आपको पता है, बचपन से पढ़ते हुए हैं, ठीक है, कि भैया इंटीजर क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, ये नहीं डिफाइन करूंगा यहाँ पर, ठीक है। नेचुरल नंबर, यहाँ पे ये इस तरीके का चार्ट बनाने का रीजन ये है कि जितने नेचुरल नंबर है वो होल नंबर की कैटेगरी में भी आते हैं। अब कोई भी एक नेचुरल नंबर बोल दो, वो होल नंबर जरूर होगा। सिमिलरली जितने नेचुरल नंबर है, जितने होल नंबर है, वो सब इंटीजर्स की कैटेगरी में आते हैं। आप कोई भी नेचुरल नंबर बोलो, आप कोई भी होल नंबर बोल के देखो, वो सब इंटीजर्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद जितने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल्स, वो सारे किसी कैटेगरी में आते हैं, रेशनल नंबर की। आप इनमें से कोई सा भी एग्जांपल ले लो या किसी से पूछ लो, वो सब रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। और ये सारे नंबर जितने भी हमने पढ़े हैं, ये सब किसी कैटेगरी में आते हैं, रियल नंबर की कैटेगरी में। और यही हमारा मेन टॉपिक है जिसको हमको अभी स्टडी करना है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई, ये पूरा एक जानना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि सर कोर्स में नहीं दिखा रखा है या बुक में नहीं है, बेटा जानना जरूरी होता है। कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसके बारे में आपको पूरा डिटेल में पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेसिक जानना जरूरी है, ठीक है। इसलिए ही हम बोलते हैं फ्रॉम बेसिक्स टू सक्सेस। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, चैप्टर चालू करते हैं। रियल नंबर, रियल नंबर आपने समझ ही लिया कि क्या है। ऐसा तो है नहीं कि उसी चीज को बार बार पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में जा रहे हैं तो कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो पहला टॉपिक जो है इस चैप्टर का है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है बेटा, ज्यादा मैथ्स की लैंग्वेज में बात नहीं करूंगा, घुमाऊंगा नहीं, सिंपल तरीके से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कुछ एग्जाम्पल से। मेरा ये है कि मैं पहले एग्जाम्पल देता हूँ जिससे बच्चा उस चीज को समझ पाए, फिर उसके बाद मैं मैथ्स की लैंग्वेज में उसको आगे बढ़ा देती हूँ। देखिए, मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक नंबर में लेता हूँ 7, और इस नंबर को मैं अलग अलग नंबर से डिवाइड करता हूँ। या तो मैं बात करता हूँ, मैंने इसको डिवाइड करा जिससे पहले मैं 2 से डिवाइड करता हूँ इसको। चलो कुछ एग्जांपल से समझते हैं। लाइक मैं एक नंबर ले रहा हूँ 3, और उससे मैं कुछ नंबर्स को डिवाइड करके देखता हूँ।
सबसे पहला नंबर मैंने 6 लिया, उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 3 से, कितना आएगा? रिमाइंडर कितना आ रहा है? रिमाइंडर पे फोकस करना आप लोग है ना। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। फिर मैंने उससे एक बड़ा नंबर लिया, अभी रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। फिर मैंने और बड़ा नंबर लिया, अभी रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2। फिर मैंने और बड़ा नंबर लिया, अभी रिमाइंडर वापस से क्या आ गया मेरा? 0। तो एक चीज नोटिस करिए, अगर मैं किसी नंबर को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, ये एक एग्जाम्पल है बस, अगर किसी नंबर को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है या 1 आ रहा है या 2 आ रहा है, 3 नहीं आया या 3 से बड़ा नहीं आया, आप चेक कर सकते हैं। वापस से क्या चालू हो गया? 0। तो ये एग्जाम्पल लेने का मेरा रीज़न ये था कि अगर कभी भी किसी भी नंबर से मैं दूसरे नंबर्स को डिवाइड कर रहा हूँ तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 या 0 से बड़ा लेकिन उस नंबर से छोटा आएगा। उसको मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि किस तरीके से लिखते हैं या क्या है। A is equals to BQ plus R। अरे सर ये क्या लिख दिया, ये क्या होता है? इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा ताकि क्लियर आप लोगों को दिखे और आप लोग समझ पाए। A equals to BQ plus R। क्या? अरे सर ये क्या लिख दिया, ये क्या चीज है? कंफ्यूज होने की कहीं से कहीं तक कोई जरूरत नहीं। अभी याद दिलाऊंगा कि कौन सी छोटी क्लास में पढ़ के आए। डिविडेंड नहीं आता समझ में, ये भी बताऊंगा। इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। छोटी क्लास में पढ़ते थे ये चीजें, फिर भी अगर नहीं ध्यान है तो कोई बात नहीं, यहां से समझा देता हूं। ये जो नंबर है, ये जिसको हम डिवाइड करते हैं वो कहलाता है हमारा डिविडेंड। ठीक है बच्चों, जिससे आप डिवाइड करते हैं ये हमारा कहलाता है डिवाइजर। एंड आई होप क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर तो सबको पता होगा। तो मैंने कुछ अलग चीज नहीं लिखी। अगर आप इससे मैच करें तो ये मेरा डिविडेंड है, ये मेरा डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट है और ये रिमाइंडर है। बस बात वही बोली थी ना, समझाऊंगा एग्जाम्पल से, लेकिन मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना भी जरूरी क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूं। ठीक है, तो A इक्वल्स टू BQ प्लस R, जहां पे A मेरा डिविडेंड हो गया यानी जिस नंबर को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, B मेरा डिवाइजर है यानी जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, Q मेरा क्वोशिएंट है और ये मेरा रिमाइंडर है। ये बेटा लिखने का तरीका इसलिए था क्योंकि इसमें एक चीज बताने वाला था। किसी भी नंबर को आप डिवाइड कर तो उसका जो रिमाइंडर है वो उसके डिवाइजर से छोटा होगा और 0 से बड़ा या फिर उसके बराबर होगा, जो कि आपने यहाँ देखना होगा। लाइक अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0, 1 और 2। इस 3 के अलावा और कोई रिमाइंडर नहीं आ सकता, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा डिवाइजर। ठीक है, रिमाइंडर जो होगा वो किसके बीच में होगा? 0 से डिवाइजर के बीच में होगा, जिसमें 0 भी आ सकता है, 0 भी इंक्लूड है। बेटा यही यूक्लिड डिवीजन लेमा है अपना। ठीक है, स्टेटमेंट आपको बुक में मिल जाएगा, बुक में से देख सकते। स्टेटमेंट लर्न करना चाहें तो कर लें, कभी लिखने को आते हैं तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि स्टेटमेंट लिखने को आ जाए। ठीक है, बस ये जानना है यूक्लिड डिवीजन लेमा में है क्या, कि जब भी आप किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, एक क्वोशिएंट आता है, एक रिमाइंडर आता है। तो उसमें जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा जो डिवाइजर है उससे छोटा ही होगा और 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा। ये चीज समझानी है, यही आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है भाई, सर यूक्लिड डिवीजन लेमा क्यों पढ़ा रहे हैं? बेटे यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ाने का एक रीजन क्यों, अभी बोला था कि जब बड़ी क्लास में जाएंगे तो कुछ नया चीज सीखने को मिलती है। HCF सीखा था हमने। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा की जो बात चली थी, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्यों भाई? यूक्लिड डिवीजन लेमा इसलिए मैं बड़ी क्लास में आ गया तो कुछ नया चीज सीखेंगे अभी इसमें। HCF की बात करता हूँ। HCF सबको पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कब से सीख रहे हो? छोटी क्लासेस। नए नए तरीके भी सीखे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखा, लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखा, कई तरीके के मेथड सीखे इसके लिए। ठीक है, तो आज कुछ नया है। यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से एक यूक्लिड डिवीजन एल्गो है, उस एल्गो की मदद से हम क्या निकाल के देखेंगे? HCF निकाल के देखेंगे। चलो बेटा देखते हैं, यहाँ पे मुझे HCF निकालना है 2 नंबर का, 455 एंड 42 का बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। किस तरीके से करते हैं या HCF किस तरीके से निकालते हो, जो सिखाऊंगा या जो चीज बताऊंगा वो आपने पहले भी देख रखा है, पहले भी वो आप लोगों ने कर रखा है, लेकिन आपको ध्यान नहीं होगा। एक HCF होता था बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, या कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड जिसको बोला जाता था। लॉन्ग डिवीजन नहीं बोले, कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड बोले तो वो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, देखते हैं एक बार यहाँ पे
बेटा एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको एल्गो बताया था, एल्गो लिखनी जरूरी है, लेकिन उस एल्गो को लिखने के लिए मुझे ये कंटिन्यूस डिवीजन करना पड़ेगा। या तो मैं उसको यहाँ पे शो करूँ, यहाँ पर रफ में शो करूँ, करना तो मुझे पड़ेगा ही, तो इससे अच्छा मैं यहीं पे कर देता हूँ। जो बड़ा नंबर है वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा और छोटा वाला हमारा डिवाइजर बन जाएगा। ये नंबर इससे छोटा है तो मैंने 0 लगा दिया। अब जो मेरा डिवाइजर था वही मेरा आगे जाके क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, वापस से जो डिवाइजर है वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड। देखो बेटा अब रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0। यहाँ रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, यानी ये कंटिन्यूअस डिवीजन क्या हो गया, खत्म हो गया। खत्म किसने किया, 7 में। किसने खत्म किया, 7 में। तो मूवी में जो भी चीज जो लास्ट में होती है, जो खत्म करता है, वो हमारा हीरो होता है। तो यहाँ पे हमारा हीरो कौन है, 7, यानी एचसीएफ हमारा क्या है, 7, क्योंकि इसी ने क्या करा है, डिवीजन को खत्म किया है। ठीक है, कोई दिक्कत। ये तो हो गया अपना डिवीजन, लेकिन इसकी मदद से मैं यहाँ पे एल्गो लिखूंगा और एक्चुअली में उसी एल्गो के आपको मार्क्स मिल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या बोला आपको, फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम में कैसे लिखेंगे, सिंपल सा है, वही मैंने आपको बताया था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, उसी के अकॉर्डिंग इसको अपन लिखेंगे। यहाँ पे मेरा डिविडेंड क्या है बच्चों, 4, 5, डिवाइजर 42, तो हम लिखते थे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। सही है। अगले स्टेप में ये अपना डिविडेंड बन गया, 35 अपना डिवाइजर है, क्वेश्चन ये रहा, रिमाइंडर अपना 7। उसके अगले वाले में 35 डिविडेंड बन चुका है, 7 इंटू 5 प्लस 0, आ गया रिमाइंडर 0। किसकी वजह से, इसकी वजह से। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा, 7। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गो। सर बोल रहे थे कि सर 2 वाला तो करा दिया, लेकिन अगर 3 वाला आएगा तो क्या करेंगे, तो बुक में पता नहीं एग्जाम्पल होगा या नहीं होगा, मुझे जहाँ तक याद है कि नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि अगर 3 वाला आता है, 4 वाला, ये तो पक्का है कि 4 वाला कभी नहीं आने वाला, ये फिर भी आ सकता है। तो एक बार देख लेते हैं कि 3 वाले को किस तरीके से करेंगे। बेटा आपकी पसंद के कोई भी 2 नंबर जो आपको अच्छे लगते हो, ठीक है, कोई भी 2 नंबर आप इसमें से ले सकते हैं और उनका सबसे पहले एचसीएफ निकाल सकते हो। तो पहले 2 छोटे नंबर ले लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन पर ध्यान दें, गलतियां हो सकती हैं। अब जो मेरा डिवाइजर था वही मेरा क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, 3 से वापस से मेरा जो डिविडेंड है वो क्या बन जाएगा बेटा, सॉरी जो डिवाइजर है वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। देखो बेटा यहाँ पे मूवी किसने खत्म करी, 18 ने, तो यहाँ पे हमारा हीरो कौन, 18। अब मूवी का जब सीक्वल बनता है तो हीरो वही रहता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट मूवी चालू कर दें, हीरो वही रहेगा लेकिन, ठीक है ना, ये तो पता ही है सबको इससे क्या करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट मूवी भी जो खत्म हुई है उसमें अपना हीरो कौन रहा, 18। ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं, कोई भी 2 नंबर ले, उनका एचसीएफ निकालें, जो एचसीएफ आएगा उससे दूसरे नंबर को डिवाइड करें, सॉरी तीसरे नंबर को डिवाइड करें, लास्ट में वही जो मूवी खत्म करेगा वही हीरो रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 18 नहीं कर दिया, हो सकता है दूसरे नंबर्स भी आ सकते थे, लेकिन यहाँ पे मेरा डायरेक्ट ही हो गया, तो एचसीएफ क्या रहेगा, 18। मेन चीज इसको अपने को क्या करने का है, एल्गोरिथम में लिखने का है। तो चालू करते हैं, 162 को, सॉरी 162 मेरा डिविडेंड था, डिवाइजर था 126, ये हो गया और रिमाइंडर आ जाता है ना 36। नेक्स्ट में 126 मेरा डिविडेंड था, 36 डिवाइजर था, क्वेश्चन ये रहा, रिमाइंडर ये रहा। उसके बाद 36 डिविडेंड था और 18 अपना डिवाइजर था, तो 18 × 2 प्लस, तो यहाँ पर अपना एचसीएफ जो आ गया तो कितना हो गया था, 18। फिर दूसरा जो हमने किया उसको हम क्या लिखेंगे,
36 हमारा डिविडेंड था, सॉरी दूसरा तो ये है, 180 हमारा डिविडेंड था, तो 18 इंटू 10 प्लस 0, यहाँ रिमाइंडर क्या हो गया 0, जैसे यहाँ पे हुआ था। तो किसकी वजह से हुआ, डिवाइजर कौन था यहाँ पे 80, तो HCF 80। तो इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है।